चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे इस वक्त हम तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर अब राज्यपाल महोदय का छात्रों को बहुत छात्रवृत्ति बहुत बांटते धन्यवाद। दिखाई दिए सीएम इन योगी। छात्रों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसके उपरांत हम आपको बता दें, सांकेतिक मैं तौर पर कुछ छात्रों एक को छोटा सा सीएम ने अपने सुनाना हाथों चाहता से हूं छात्रवृत्ति दी, कि गांधी जी लेकिन से अब जो बराक ओबामा कितने 1.5 यानी प्रभावित करीब थे करीब 1.5 लाख कि जब वो छात्र हैं, दक्षिण उनको अफ्रीका के दौरे ऑनलाइन पर उनके गए तो खाते में उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति बेटियों को भेज दी जाएगी। गांधी जी के जीवन आदर्शों को बताकर प्रेरित किया। ऐसे थे हमारे गांधी जी। मैं इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना तेजस्वी उद्बोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, श्री रमापति शास्त्री जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, मोहसिन रजा जी, विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, और इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए देश की आज़ादी के आंदोलन के दो महान योद्धाओं और आज़ाद भारत को एक नई दिशा देने वाले दो महापुरुषों के पावन जयंती कार्यक्रम में यहाँ पर हम सबको सहभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आज के इस आयोजन के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं पावन जयंती और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से इन दो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपना समय प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य जाति से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के इस कार्यक्रम में अपने करकमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के आंदोलन के एक ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने दुनिया के सामने हिंसा की बजाय अहिंसा और सत्य की बजाय सत्य और भारत की मैत्री और करुणा के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को उस कालखंड में नेतृत्व प्रदान किया था जब आम भारतीय के मन में एक निराशा छा रही थी कि लगता है कि गुलामी हम सब की नियति बन चुकी है।
और उस समय अहिंसा के इस महान पुजारी ने स्वदेशी, स्वावलंबन और उस समय की उन भावों को आम नागरिक के अंदर जागृत करके भारत और भारतीयता के प्रति जो अलग जगाने का कार्य किया था, देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, उन सब की और भारत की आज़ादी के लिए जो एक तड़प भारत के नागरिकों के अंदर थी, गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। आज बापू की 152वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब अपने देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी प्रवेश किए हैं। 15 अगस्त 2022 को यह देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे और तब हम सबको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वास्तव में इस दौरान देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान और उनके संकल्पों के अनुरूप हमने भारत को कहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य के विषय थे। लोगों के लिए विस्मय का विषय था कि वास्तव में एक धोती पहनकर एक सामान्य हाड़ मांस का व्यक्ति कैसे इस लड़ाई को लड़ पाएगा। लेकिन गांधी जी ने जो बात आज से 100 वर्ष पहले कही, वह अक्षरशः आज सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आप सबने आजाद भारत में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को एक महाअभियान का शुभारंभ हुआ था। वह था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता कैसे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, अगर इसके महत्व को जानने और समझने का प्रयास किया होता। आजादी के तत्काल बाद इसको हमने अपने जीवन का हिस्सा बनाया होता, न जाने कितने लोगों की जानें हम बचाने में सफल होते। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल आम नागरिक के मन में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता पैदा की, अपितु स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के मन में जहां इस राष्ट्रीय मिशन के प्रति एक आत्मीयता का भाव जागृत हुआ, वहीं साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफी बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हुई। और मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इस चीज को देखता हूं। उत्तर प्रदेश के 38 जनपद 40-45 वर्षों से एक महामारी की चपेट में थे। मस्तिष्क ज्वर से बड़े पैमाने पर मौतें होती थीं। उपचार की मांग होती थी, लेकिन वे मांगें अनसुनी हो जाती थी, क्योंकि जो मासूम इस बीमारी की चपेट में आते थे वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। वह वोट बैंक तो बना, लेकिन उसकी आवाज सत्ता के गलियारों में कभी गूंजती भी नहीं दिखाई दी।
और यही कारण रहा, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, वे मासूम दम तोड़ते गए, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्य सरकार ने जैसे ही संकल्प को आगे बढ़ाया कि हर गरीब के घर में उसका व्यक्तिगत शौचालय होगा, स्वच्छता का अभियान शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, आम जनमानस ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हम सब यहां पर एकत्र हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों से इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर, जिसमें प्रतिवर्ष 1,500 से 2,000 मौतें होती थीं, इस समय इनसे होने वाली मौतें 97 से लेकर 99% तक नियंत्रित हो चुकी हैं। यानी एक सफलता का एक मॉडल किस रूप में खड़ा किया जा सकता है। आप सोचिए, गांधी जी ने स्वच्छता के इस अभियान के बारे में 1910 और 20 के बीच में कई सम्मेलनों में इस बात का उल्लेख किया। मुझे गांधी जी का एक ऑडियो सुनने को मिला था, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जब वे काशी आए थे और काशी के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वहां की गलियों और वहां की गंदगी को देख करके तब बापू ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। अब सोचिए, 1916 में बापू स्वच्छता पे जोर देते थे, हर एक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाते थे। अपने समय में गांधी आश्रम के माध्यम से और तमाम उस प्रकार के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वच्छता और स्वदेशी को एक हथियार बनाया था। और आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड के दौरान जब दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है, उस समय रोजगार पर प्रभाव पड़ा, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोई एक मंत्र दिया, वह दिया था आत्मनिर्भर भारत का। और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनता है स्वदेशी उत्पाद, परंपरागत उद्यम। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर हर व्यक्ति चिंतित था इस बात को लेकर के कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, कहां जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित था, ये क्या करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अव्यवस्था और अराजकता का एक नया मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने परंपरागत उद्यम को एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो अभिनव कार्य 2018 में किया था, आज हर जनपद में उसके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और तमाम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से अधिकतर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को अपने ही जनपद में, अपने ही गांवों में कार्य मिलने के कारण गांधी जी के स्वदेशी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस संकल्प को आगे बढ़ाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिका के साथ आज कार्य कर रही है। गांधी जी का यह दर्शन जिन्होंने 100 वर्ष पहले भारत को दिया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कम स्थान में, कम पूंजी में ज्यादा रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने वाला, हमारे गांव आत्मनिर्भर हों, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हमारी सरकार ने इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप देखते होंगे कि गांव में ही कैसे लोग अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं।
गांव की व्यवस्था कैसे हम सामुदायिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं वो आज की आवश्यकता है, और इसीलिए गांधी जी की प्रासंगिकता, उनके विचारों की प्रासंगिकता, भारत और भारतीयता के प्रति उनका अनुराग सदैव हम सबको प्रेरित करती रहेगी, एक नई प्रेरणा और एक प्रकाश देती रहेगी। भाइयों बहनों, इस देश में आज के दिन पर एक दूसरे महापुरुष जो देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने भारतीय राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, से लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती आज है। याद करिए 1904 में शास्त्री जी का जन्म होता है। 1966 में मात्र 62 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन होता है, और 62 वर्ष की अपने जीवन की इस अवधि के दौरान उन्होंने भारत को जो एक नई दिशा दी, स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के प्रखर गांधीवादी और गांधी जी के प्रखर अनुयायी होने के कारण 1965 के युद्ध में एक गांधीवादी अहिंसा का तो पुजारी होगा, लेकिन कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारत देने की सामर्थ्य रखता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब भारत ने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश को नाके चने चबाने के लिए मजबूर किया था, तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। और याद करिए, जब भारत पर उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, तो शास्त्री जी ने पुरजोर तरीके से कहा था कि भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और जय जवान जय किसान का नारा देकर के पूरे भारत को जिस नई एक ऊर्जा से उत्प्रोत करने का कार्य किया था, वह नाम आता है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी का। आज उनका भी पावन जन्म जयंती का दिवस है, और इस अवसर पर हम सब के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन दोनों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। आज मेरा सौभाग्य है कि यहां पर हम लोग प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप को शुभारंभ कर रहे हैं। कोरोना कालखंड में परीक्षाएं लेट में हुई, प्रवेश की प्रक्रिया लेट में हुई, इसलिए 51 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप, क्योंकि प्रवेश अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन एनरोल अपने को नहीं किया होगा, इसलिए उसमें आज समय लग रहा है। लेकिन आज माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से 1,51,000 छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप जारी हो रही है। जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप जारी हो रही है, उन सबको मैं प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। शासन के द्वारा दिया जाने वाली ये स्कॉलरशिप उनको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, अपने पठन पाठन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके शासन स्तर पर इस सहयोग उनको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया बढ़ेगी, और मैं यहाँ पर चाहूँगा कि चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए हो, पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए हो, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए हो, या सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए, विभाग समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके एक मिशन मोड में लें। और प्रयास होना चाहिए कि हम 30 नवंबर तक सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में अवश्य भेजने का कार्य कर दें, जिससे किसी भी छात्र छात्रा को स्कॉलरशिप के अभाव में कहीं भी अपने इस कार्य से वंचित न होना पड़े। दूसरा, हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दिशा में हम और क्या प्रयास कर सकते हैं। खासतौर पर महिला शिक्षा के बारे में हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर किसी परिवार में 2
या 2 से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही हैं, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, या तो विद्यालय से संपर्क करके, विद्यालय से इस बारे में कह करके कि शासन के स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में हैं, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं, तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे? नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। एक बड़ा राहत का कार्य उन सभी बालिकाओं के लिए होगा और बालिका शिक्षा के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने का एक कार्य होगा। आज सामान्य जनजीवन प्रारंभ हो चुका है। कोरोना महामारी देश और दुनिया के लिए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी साबित हुई है, लेकिन सतर्कता और सावधानी से इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी से बचाव के लिए जो भी बेहतर प्रबंधन हो सकता था उसको करने का प्रयास किया है। हर एक नागरिक के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि महामारी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस महामारी से बचाव के लिए अभी भी जो सतर्कता और सावधानी है, इसका पालन हमें करना होगा, हर एक स्तर पर करना होगा। पर्व और त्योहार आ रहे हैं, अनावश्यक भीड़ न हो, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हर व्यक्ति कर ले, सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन अवश्य ले लें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन डोज देने वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी है। हमें अपनी इस गति को निरंतर बनाए रखनी होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब हम आज यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस जयंती के पावन जयंती के कार्यक्रम में यहाँ पर भागीदार बन रहे हैं, तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2012 से लेकर के 13 के बीच में जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी वो मात्र SC, ST, OBC और जनरल और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी बच्चों को कुल 1800 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती थी राज्य सरकार की ओर से। इसमें स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति भी थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग इस राशि को 3900 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य जाति के उन सभी बच्चों को देने का कार्य कर रहे हैं। यह हर तबके के बच्चों के लिए शासन के द्वारा उनको दी जाने वाली सहायता है, जिससे वह आगे बढ़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुरूप, लाल बहादुर शास्त्री जी के अनुरूप और बापू के अनुरूप राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सकें। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें स्कॉलरशिप मिली है उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्र छात्राओं का स्कॉलरशिप अभी नहीं प्राप्त हो पाया है, विभाग स्वयं इसकी चिंता करें, मिशन मोड पे लगे, एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, शासन स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी। कोई भी बच्चा छूटने नहीं चाहिए। जो भी पात्रता की श्रेणी में आता है वहां पर विद्यालय स्तर पर, जनपद स्तर पर इसकी जवाबदेही तय करते हुए समय से सभी छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाए और 30 नवंबर तक हम स्कॉलरशिप उन बच्चों के अकाउंट में जरूर दें। इस पर सभी विभाग अपने अपने स्तर पर एक बार चिंता कर लेंगे तो किसी भी बच्चे को स्कॉलरशिप के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और अनावश्यक रूप से अपने विद्यालयों में उन्हें जलालत नहीं उठानी पड़ेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अपने माननीय राज्यपाल महोदय का,
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने समय दिया है, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और उन्होंने छात्रवृत्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज यहाँ पर किया, जिसमें 1,51,000 से अधिक बालक बालिकाओं को स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मैं अपने सभी विभागीय मंत्रियों को कि वे अपने स्तर पर इन सब की समीक्षा करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं प्रदेश शासन की ओर से पूज्य बापू की इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत माता के महान सपूत और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।